नमस्कार, स्वागत है आपका डार्विन जस्टिस के चौथे पार्ट के तीसरे अंक में, जिसका शीर्षक है चिकोटी और इमली। इसे लिखा है प्रवीण कुमार ने। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। अब यहाँ से कुछ दूर तक दो कहानियाँ समानांतर चलेंगी। एक तो बरामदे पर और दूसरी क्लास के अंदर, जहाँ अनय और चश्मिश बैठे हैं। मैं पहली घटना का चश्मदीद हूँ और दूसरी घटना जैसा अनय ने मुझे बताया था वैसे ही आपको सुना देता हूँ। बस आपको सोचना ये है कि यदि स्कूल के बरामदे पर आज ये घटना नहीं घटती तो क्या अनय और चश्मिश भविष्य में फिर से मिलने की बहुत सारी उम्मीदें लिए मुस्कुराते हुए अपने अपने घर जाते। तब बाहर बरामदे पर मेरी आंखों ने जो कुछ भी देखा था उस पर तत्कालिक राजनीति के संदर्भ में अब सोचता हूँ तो लगता है कि वह बिहार में सामाजिक बदलाव का दौर था, जहाँ प्रजातंत्र में सत्ता सही रूप में बहुसंख्यकों के हाथ में आ रही थी। बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने के लिए राजनीति अपने अपने तरीके से अपना अपना समीकरण बना रही थी। सपाक। एक पतली सी खजूर की छड़ी ने हवा को सपाक की ध्वनि के साथ काटा था और उसके ठीक पहले नरेश सर के मुंह से जो शब्द निकला था वो शब्द माधरचोद था। हम गांव के बच्चे थे। ऐसा नहीं कि हम पहली बार ये शब्द सुन रहे थे, पर जिसके मुंह से, जिस जगह पर और जिसके लिए सुन रहे थे वह कतई उपयुक्त नहीं था। रौबदार मूंछों वाले इंसान के हाथ में लंबी पतली खजूर की छड़ी, जो हवा को तेजी से काटने के तुरंत बाद फिर ऊपर उठकर हवा को उसी वेग से फिर काटते हुए शिकार का पीछा कर रही थी। शिकार पीछे हटता जा रहा था, जिससे शिकारी का निशाना बार बार चूक रहा था। लेकिन आज उस छड़ी का शिकार कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर था। शिकार पीछे हटता रहा, छड़ी अपना निशाना चूकती रही, गुस्से में हवा को शप सप काटती रही। सपाक। इस बार पीछे हटते शिकार को छड़ी छू गई। उल्टा चलता हुआ शिकार तब तक बरामदे की सीढ़ियों पर आ गया था। जब छड़ी उसके बचाव वाले हाथ की केहूनी को तेजी से छूकर निकली तो शिकार सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गया था। यह शिकार कुल 4 सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिरा था। नरेश सर गरजे, माधरचोद, बावन को अंगूठा दिखाता है। एक टीचर जो हमें भूगोल पढ़ाते थे नरेश सर की तरफ लपके और तेजी से उन्हें बरामदे की सीढ़ियों से नीचे उतरने से रोक दिया ताकि वे अपने शिकार तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने नरेश सर को अपने दोनों हाथों के घेरे में जकड़ लिया था। नरेश सर फिर चीखे। वह बाहुपास से छूटने का प्रयास करते हुए बोले, अंगूठा काटकर आंख में ठूंस दूंगा। अंगूठा और इतिहास का बहुत पुराना रिश्ता है। कभी किसी ब्राह्मण ने छल से गुरु दक्षिणा में एक दलित का अंगूठा कटवा लिया था। आज फिर एक सवर्ण जबरदस्ती एक पिछड़े के अंगूठे को काटने की बात कर रहा था। नरेश सर की रौबदार मूछें अपने दोनों किनारों पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की अवहेलना करके ऊपर की तरफ खड़ी हैं। उस दौर की सरकार यह मानती थी कि ऐसी मूछें सामाजिक बदलाव पसंद नहीं करती हैं। नरेश सर कद में छोटे हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं। कुर्ते के अंदर उनकी तोंद थुलथुलाती रहती है। वे स्कूल के वक्त अपने हाथ में हमेशा खजूर की एक लंबी पतली छड़ी रखते हैं और जैसा कि उन्होंने अभी कहा, उससे पता चलता है कि वे बाभन हैं और बाभन को अंगूठा नहीं दिखाना चाहिए। नहीं तो बाभन सिर्फ छड़ी ही नहीं चलाता है, साथ में माधरचोद शब्द भी बोलता है। आज नरेश सर की छड़ी ने जिस टीचर को अपना शिकार बनाया था वह अनूप सर थे। अनूप सर घर के डिब्बे में रखी चाय पत्ती के रंग जैसे इंसान हैं। होठ भद्दा और मोटा है। जब कभी उनका होठ खुलता है अंदर काई लगा हुआ नीचे का उनका 2 दांत दिख जाता है। चेहरे पर झुर्रियां हैं और सर पर जो बाल बचा है उससे भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप का आभास होता है। नरेश सर की तरह वे भी धोती कुर्ता ही पहनते हैं, लेकिन उनके कपड़े उस अनुपात में साफ नहीं रहते जिस अनुपात में नरेश सर के। जबकि दोनों हाई स्कूल टीचर हैं और दोनों का सैलरी भी लगभग एक जैसा है। धोती का एक कोना हमेशा अनूप सर के कुर्ते की जेब में पड़ा रहता था और क्लास में डस्टर नहीं मिलने पर
धोती का वह हिस्सा काम में ले लिया करते थे। इस क्रम में जब कभी धोती के एक कोने को ब्लैक बोर्ड तक उठाया जाता तो उनका अंडरगारमेंट विद्यार्थियों को दिख जाता। उनका अंडरगारमेंट धूसर रंग का ढीला ढाला छोटे पैंट की तरह था। जब भी धोती का कोना ब्लैक बोर्ड तक गया, विद्यार्थियों को एकमात्र यही रंग दिखा। अनूप सर अपने बाएं हाथ की मध्यमा और कभी कभी उसके दाएं बगल वाली उंगली का प्रयोग अक्सर अपने नाक के नथुने में घुसेड़कर नकटी निकालने में करते। नथुने में उंगली घुसेड़कर अपने चेहरे की भंगिमाएं अंदर उंगली के मूवमेंट के हिसाब से बनाते। फिर उंगली से सटकर बाहर आए नकटी को अंगूठे की मदद से उसका गोल दाना बनाते और जब उन्हें पता चल जाता कि क्लास में बच्चे देख रहे हैं तब तुरंत उस दाने को फेंक देते। यह दाना पूरे स्कूल में विद्यार्थियों के बीच अनूप सर के लड्डू के नाम से फेमस था। अनूप सर शिक्षा को शिक्षा कहते थे और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को खूब चाव से पढ़ाते। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारणों में सबसे प्रमुख कारण भारत की जलवायु का गर्म होना मानते। उनका मानना था कि गर्म जलवायु के कारण यहाँ लड़कियाँ कम उम्र में सयानी हो जाती हैं। उन लड़कों में मैं भी शामिल हूँ जो अनूप सर से यह पूछ चुका है कि सर, गर्म जलवायु में ऐसा क्या है जिससे लड़कियाँ यहाँ कम उम्र में सयानी हो जाती हैं। इस सवाल पर कभी वो मुस्कुरा जाते, कभी कुछ नहीं बोलते और कभी मूड उखड़ा रहा तो अनर्गल सवाल पूछने के जुर्म में 2-4 छड़ी का प्रसाद दे देते। तो इस सवाल के साथ एक रिस्क भी जुड़ा था, लेकिन जब भी यह सवाल हमारे सामने से गुजरा मैं अनय से ज़रूर कहता, इसी गर्म जलवायु के कारण चश्मिश की छाती जल्दी उभर आई है। हम दोनों हंसते और फिर अनय छुहाड़ी सी सूखी हुई उस पतली दुबली लड़की के बारे में कहता जिस पर उन दिनों मैं लाइन मारा करता था। वो कौन सी किसी टुंड्रा प्रदेश में रहती है जो अब तक समतल मैदान है। हम दोनों फिर हंसते। अनूप सर के अंदर एक और गुण था। वो जिस क्लास के क्लास टीचर होते, यदि कोई स्टूडेंट क्लास में उनके आने के बाद आता तो उस स्टूडेंट से उनका पहला सवाल होता, कहाँ से आते हो। यदि जवाब माखनपुर या बेलापुर मिलता तो समय से स्कूल नहीं पहुंच पाने के दंड के रूप में 3 या 4 छड़ी उसके शरीर के ऊपर बेतरतीब तरीके से जड़ दी जाती। अगर जवाब मिलता मखदुमपुर, जोरारपुर, भगवानपुर तो उसे बैठने की सलाह देते कहते, दूर से चलकर आए हो, थक गए होंगे। सजा के इस दोहरे मापदंड को उन्होंने एक तार्किक कर्ण कवच पहना दिया था। उनका तर्क था, जो बच्चा स्कूल के इतने नज़दीक मतलब माखनपुर और बेलापुर रहकर भी स्कूल देर से आए, वह खाक इस देश का भविष्य बनेगा। उनका ऐसा मानना था कि इन 2 गांवों के बच्चों को यदि इस देश का भविष्य बनना है तो इन्हें समय पर स्कूल आना ही होगा और बस सट सट 3-4 छड़ी खींच देते। वैसा करके देश का भविष्य बना रहे थे। पायरिया रोग से ग्रसित इंसान को जल्दी पता नहीं चलता कि उसके मुंह से दुर्गंध भी आती है। यह पहले उस इंसान को पता चलता है जो उसके करीब रहता है। अनूप सर भी इतिहास के पन्नों से उपजे रोग से ग्रसित थे। उनके मस्तिष्क के अंदर भी दुर्गंध भर गया था। वे इस प्रजातंत्र में राजतंत्र के समय के एकलव्य के अंगूठे का इंतकाम चाहते थे, लेकिन वे अपने इस ऐतिहासिक इंतकाम को भारत के लिए भविष्य बनाने के नाम पर छुपा ले जाते थे। कभी कभी छड़ी का प्रहार इतना तेज होता कि बच्चा एक ही छड़ी में केंचुए की तरह जमीन पर लौटने लगता। बावजूद इसके 2 और छड़ी उसी अवस्था में उसके शरीर पर जड़ देते हैं। इतिहास की गलतियों से सीखने की बजाय उसे खुरचते रहने से किसी का भला नहीं होता। लेकिन जब लोग किसी विचारधारा की व्याख्या गलत तरीके से कर लेते हैं तो ऐसी हरकतों को चुपचाप उस विचारधारा के लिए अपने योगदान के तौर पर देखते हैं। अनूप सर को मालूम था कि बेलापुर और माखनपुर से ज़्यादातर सवर्णों के बच्चे पढ़ने आते हैं। वे इन बच्चों के पहनावे पर गौर करते हैं। यदि उन्हें कपड़ा ठीक ठाक दिख जाता तो उस बच्चे को भारत का भविष्य बनाने के लिए उनकी आत्मा तड़प उठती। याद है ना कि अनूप सर स्कूल के बरामदे के सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए हैं और भूगोल के टीचर ने नरेश सर को अपने दोनों बाजुओं के घेरे में जकड़ रखा है, जिससे उनकी छड़ी अब शिकार का पीछा ना करे। नरेश सर ने कसे हुए बाजू के अंदर छटपटाने का प्रयास किया था, मात्र प्रयास किया, यह दिखाने के लिए कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो आज अनूप सर की खैर नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा भी था,
छोड़ दो मुझे, आज इसे जान से मार दूंगा। तब भूगोल के टीचर ने अपने बाजुओं के कसाव को बरकरार रखते हुए कहा था, नरेश बाबू क्या कर रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं, हम शिक्षक हैं। बच्चे देख रहे हैं और हम शिक्षक हैं। यह सुनकर नरेश सर के मन को शर्मिंदगी का एहसास हुआ या नहीं यह पता नहीं, पर वे मन ही मन सोच रहे थे कि मुझे छोड़ना मत। अनूप सर जमीन से थरथराते हुए उठे। मन ही मन भूगोल के टीचर का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और सोच रहे थे कि इस सांड को छोड़ना मत। वे आश्वस्त थे कि अब सांड नहीं छूटेगा और तब जोर से बोले, इस चप्पल से तुम्हारा मुंह पोंछ लूंगा। उनके एक पैर में चप्पल था जबकि दूसरा पैर खाली था। चप्पल हाथ में लेकर नरेश सर को दिखाते हुए बोले थे। जब लोगों को चप्पल दिखा तो लोगों ने उसके उसी हाथ की छिली हुई केहनी भी देखी। जमीन पर वे अपने हाथ के भार से गिरे थे, जिससे उनकी केहनी का वह हिस्सा जो जमीन के सीधे संपर्क में आया रगड़ खाने से छिल गया था। लेकिन देखने वालों ने एक काली नीली लंबी लाइन उनकी केहनी और कलाई के बीच भी देखी। इसका मतलब था कि छड़ी ने उन्हें छुआ था, करारा छुआ था। लगता है इसी छड़ी के प्रहार से वे सीढ़ी से लुढ़क कर गिर गए थे। शायद यह काला नीला निशान दूसरे हाथ के उस हिस्से में भी हो। चप्पल से मुंह पोंछने की बात सुनकर नरेश सर ने अपने देह की ऐंठन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। यह दिखाने का प्रयास किया कि मुझे छोड़ दो और अनूप सर की ओर लपकने का प्रयास भी किया। लेकिन हमारे भूगोल के टीचर अभी जवान थे। नरेश सर हल्के प्रयास से छूट ना सके। तब बहुत सारे बच्चे अपनी क्लास से निकलकर बरामदे पर आ गए थे। कुछ दरवाजे पर अटके रहे, कुछ बरामदे की ओर खुलने वाली खिड़की से चिपके रहे। तब वहाँ दो बच्चे ऐसे भी थे जो इन जगहों में से कहीं नहीं थे। दोनों अब भी अपनी सीट पर बैठे हैं। उन्हें अब तक पता नहीं था कि नरेश सर की लंबी पतली खजूर की छड़ी आज किसी टीचर का शिकार कर रही है। प्रधान अध्यापक उस 4 सीढ़ियों से उतरकर अनूप सर के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही अनूप सर फपक फपक कर रो पड़े। कपकपाती आवाज़ से नरेश सर की ओर इशारा करते हुए बोले, इस साले को नहीं छोड़ूंगा। धोती का वह हिस्सा जो उनके कुर्ते की जेब में पड़ा रहता था अभी जेब से बाहर ज़मीन पर घिसट रहा था। प्रधान अध्यापक कुछ नहीं बोले, सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर 2-3 बार उनके कंधे को थपथपाया। नरेश सर साले शब्द सुनकर फिर अनूप सर पर लपकना चाहते थे। इस बार उन्होंने सच में जोर लगाया, मगर तभी भूगोल के टीचर ने फिर कहा, नरेश बाबू बच्चे देख रहे हैं। नरेश सर ने अपनी नज़र चारों ओर दौड़ाई। बहुत सारी आंखें इस दृश्य को देख रही थीं। छड़ी वाला हाथ हवा में लगभग 60 डिग्री उठा ऊपर की ओर और नरेश सर बच्चों को डांटते हुए बोले, तुम लोग क्लास के अंदर जाओ। यह आदेश था उस नरेश सर का, जिसकी छड़ी टीचर का भी शिकार कर सकती थी। इस डर से विद्यार्थियों की निगाहें जिस दृश्य पर अटकी थी वहाँ से वापस लौटने लगी। जो बरामदे से बाहर आ गए थे और जो दरवाजे पर थे सशरीर अपनी सीट पर लौट आए। जब बच्चे अपनी निगाहों को समेटकर अपनी जगह वापस लौट रहे थे तभी बरामदे से ज़ोरदार आवाज़ आई। तब मैं अपनी सीट के पास पहुंचने ही वाला था। लालू यादव जिंदाबाद, भूरा बाल साफ करो, इन 2 नारों को पूरी ताकत से जितनी तेज आवाज़ में निकाल सकते थे बारी बारी से अनूप सर ने अपने गले से निकाला था। जब निगाहें बरामदे पर जमी थीं तब उन 2 जीवों ने, जिसने अभी अभी स्पर्श के एहसास को महसूस किया था, एक ने दूसरे को आंख मारी थी, जिस पर दूसरे ने अपने मन को समझाते हुए कहा था, इसमें बुरा क्या है। बरामदे पर हो रहे हो हल्ले के बीच जीवन के इस अमूल्य एहसास को थोड़ा और आगे तक खींच कर ले गए। जब क्लास के अंदर की लगभग सारी निगाहें बरामदे पर जा टिकी थीं तब अनय अपनी एड़ी को थोड़ा और पीछे ले गया था ताकि चश्मिश आराम से उसकी एड़ी को अपने अंगूठे से चूमती रहे। दोनों अपनी जगह पर बैठे थे। भले ही तब उनकी निगाहें दरवाजे पर थीं, लेकिन यह सच था कि उन्हें दरवाजे से बाहर का कोई दृश्य नहीं दिख रहा था।
तभी चश्मिश ने अनय के पीठ में चिकोटी काटी। अनय पीछे पलटा, चश्मिश को देखा। चश्मिश इस तरह से क्लास के दरवाजे पर ध्यान लगाए थी मानो बरामदे से आ रही ध्वनि को सुनकर और समझने की प्रयास कर। चश्मिश इस तरह से क्लास के दरवाजे पर ध्यान लगाए थी मानो बरामदे से आ रही ध्वनि को सुनने और समझने का प्रयास कर रही हो। जिस अंदाज में अनय पीछे घूमा था मानो चश्मिश से पूछ रहा हो, चकोटी तूने काटी है? यह भी शब्द विहीन प्रश्न था। पीछे पलटने के अंदाज में सिर्फ भाव था जिसे चश्मिश समझ सकती थी। चश्मिश ने उसी अंदाज में उत्तर भी दिया, मैं तो दरवाजे पर खड़ी भीड़ को देख रही हूँ। यहाँ भी कोई शब्द नहीं था, सिर्फ भाव था। एक भाव जिसे अनय समझ सकता था। अनय वापस अपनी सामान्य मुद्रा में लौट आया, लेकिन उसके मन के अंदर चिकोटी की सुगंध नाचती रही। अनय को अच्छा लगा था। वह आश्वस्त था कि चश्मिश के सिवा और कौन ऐसा कर सकता है। उसे उस गंध की तलाश फिर से थी कि शायद चश्मिश फिर चिकोटी काटे, और इसी उम्मीद में अनय फिर से पीछे घूमा कि कहीं चश्मिश फिर अपना हाथ चिकोटी काटने के लिए तो नहीं बढ़ा रही। इस बार उसे पकड़ा जाए और पूछा जाए कि चिकोटी क्यों काट रही हो। अनय के पीछे पलटते ही पारदर्शी चश्मे से झांकती आंखों ने अपने आंख के कोटर को खींचकर बड़ा किया। चश्मिश के ललाट पर 3 रेखाएं खिंच गई, मानो चश्मिश इशारे में पूछ रही हो, क्या है? लेकिन इस बार निशब्द प्रश्न के निशब्द उत्तर नहीं थे। चिकोटी या अंगूठे एड़ी का स्पर्श आज किसी योजना का हिस्सा नहीं था। सरकता हुआ समय जैसे जैसे परिस्थिति उपलब्ध कराता जा रहा था, घटनाएं उसी परिस्थिति में अचानक उसका हिस्सा बनती जा रही थी। वक्त के इसी हिस्से में आज दोनों के बीच एक और शब्द आया जो चश्मिश को उम्र भर याद रहा, इमली। चश्मिश की आंख की पुतलियों के मूक और इशारात्मक प्रश्न पर अनय के मुंह से अचानक इमली शब्द निकला। इमली चाहिए? यहाँ इस जगह इमली का क्या काम था? कभी कभी आप ऐसी जगह अटक जाते हैं जहाँ से आगे तो बढ़ा जा सकता है, पर तब सोचने के लिए सेकंड भर का भी समय आपके पास नहीं रहता, और तब मस्तिष्क को उसी अल्प समय में उस अटकी हुई जगह से आगे बढ़ना भी होता है। एक इशारों में पूछा गया था, क्या है? अनय इशारे में कह सकता था, कुछ भी नहीं। लेकिन आज उसके मुंह से अचानक फूट पड़ा, इमली चाहिए। और चश्मिश ने उस इमली पर निर्णय लेने के लिए एक भी सेकंड नहीं लिया, या कह सकते हैं कि उस इमली पर निर्णय लेने में एक भी सेकंड खर्च करना मुनासिब नहीं समझा। तुरंत बोली, हाँ। उस दिन पहली बार शब्द को शब्द मिला। इससे पहले आंखों की भाषा को उसी भाषा में जवाब मिलता, मुस्कुराहट को मुस्कुरा कर जवाब मिलता, स्पर्श को स्पर्श से जवाब मिला था, पर चिकोटी को चिकोटी से जवाब नहीं मिला था। इसलिए आज इशारे में क्या है को इशारे में कुछ नहीं के बदले इमली चाहिए का जवाब मिला था, जबकि इमली किसी योजना का हिस्सा नहीं थी। बस मैंने अचानक रास्ते पर पड़े एक पत्थर को रास्ते में इमली के भूतहे पेड़ पर मार दिया था। अनय इमली को चश्मिश के डेस्क पर रखने ही वाला था कि चश्मिश ने किसी याचक की तरह अपने दाहिने हाथ की हथेली फैला दी। चश्मिश की हथेली पर इमली रखते वक्त अनय ने गुलाबी रंग की उसकी हथेली को गौर से देखा उस गुलाबी हथेली पर कटी छटी ढेर सारी रेखाओं को, देखा उस हथेली से जुड़ी उंगलियों को। 24 अक्टूबर 1990 दिन बुधवार, जब इमली कच्ची उम्र के ईश्वर की दुआ की तरह कबूल कर ली गई थी। हथेली पर इमली आते ही चश्मिश ने झट से मुट्ठी बंद कर ली। 24 अक्टूबर 1990 दिन बुधवार, जब इमली कच्ची उम्र में ईश्वर की दुआ की तरह कबूल कर ली गई थी। हथेली पर इमली आते ही चश्मिश ने झट से मुट्ठी बांध ली और इमली को तुरंत इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रख दिया, वही इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जिससे कलम निकालकर अनय को दी गई थी। जब गुलाबी हथेली पर इमली को रख दिया गया था, ठीक उसी वक्त नरेश सर की छड़ी के डर से स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर लौट रहे थे। जब विमलेंदु सर लौटकर क्लास में वापस आए, तब परीक्षा समाप्त होने में मात्र 20 मिनट शेष रह गए थे। बच्चे इधर उधर से अपना उत्तर पूरा कर चुके थे या कर रहे थे।
तब अनय विश्व मानचित्र पर अमेरिका का कार निर्माण स्थल डेट्रॉयट को दर्शा रहा था। उसके बाद उसने न्यूजीलैंड को दर्शाया। अपनी सीट पर बैठने से पहले मैंने चश्मिश की उत्तर पुस्तिका पर नज़र दौड़ाई। चश्मिश दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे रही थी। विषुवत रेखीय प्रदेशों में चिरहरित वन क्यों पाए जाते हैं? एड़ी और अंगूठा अब भी एक दूसरे को चूम रहे थे। जैसे ही चश्मिश का अंगूठा अनय की एड़ी में अपने नाखून को धीरे से चुभोता, अनय का कलम रुक जाता। अनय के कलम को रुका देखकर चश्मिश मुस्कुराती। फिर वह अपने अंगूठे के तलवे से अनय की एड़ी को धीरे धीरे रगड़ती। अभी दोनों के बीच यही चल रहा था। जैसे ही बिमलेंदु सर क्लास में आए, शांति छा गई। ताक झांक बंद हो गई। उनके आते ही मैंने अपने मन की खुजली को मिटाने के लिए कोशिश की और पूछ लिया, सर क्या हुआ? दोनों सर आपस में क्यों लड़ रहे थे? दरअसल यह सिर्फ मेरे मन की खुजली नहीं थी, यह उन तमाम लोगों के मन के अंदर की खुजली थी जो क्लास के दरवाजे और खिड़कियों पर उस वक्त खड़े तमाशबीन थे। बिमलेंदु सर मेरे इस प्रश्न पर बस मुस्कुरा कर रह गए। कोई जवाब नहीं दिया। उस मुस्कुराहट का मतलब था कि मैं जानता हूँ, लेकिन बताऊँगा नहीं। वे क्लास में पूरे आधे घंटे के बाद आए थे, ऑफिस से होते हुए। परीक्षा का समय समाप्त हुआ। चश्मिश परीक्षा समाप्त होने के 7 मिनट पहले कॉपी जमा कर चुकी थी और बरामदे में उस स्थान पर खड़ी थी जहाँ से अनय को आसानी से देखा जा सके। वहाँ वह उस लड़की से बातें कर रही थी जिस पर मैं लाइन मारता था। अनय के साथ तारतम्यता नहीं बिठा पाने के कारण मेरा 6 अंकों का एक पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छूट गया था। मात्र 6 अंक छूटने से मुझे कभी अफसोस नहीं रहा। 10 अंक तक छूटने पर मैं मान लेता था कि परीक्षा बहुत अच्छी गई है। अनय आज भी क्लास में कॉपी जमा करने वाला सबसे अंतिम विद्यार्थी था। मैं उससे 3 मिनट पहले कॉपी जमा करके स्कूल के चपरासी बुंदन के पास चला गया ताकि पता लगा सकूं कि दोनों टीचरों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि नरेश सर की छड़ी ने आज अनूप सर का शिकार कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।